स्टूडेंट्स अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है आज का वो है वेव फंक्शन। इसको डिटेल में समझेंगे। देखिए, जो वेव फंक्शन है ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेस है, ये वेव फंक्शन ही है। जो हमारी मेन टास्क रहती है वो यही रहती है कि अगर हमारे पास कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के केस में जो पार्टिकल हमारा या तो वाइब्रेटिंग है या पार्टिकल मूविंग है या किसी फोर्स को सब्जेक्टेड है, उस पार्टिकल का वेव फंक्शन लिखना सबसे पहला काम होता है। तो जैसे कि बच्चों हमने यूनिट नंबर 1 में देखा था कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स में ना पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली आप बता नहीं सकते। उसका रीजन है कि पार्टिकल को हमें वेव पैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमने वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला जो लेक्चर किया था, उसमें ये देखा था कि पार्टिकल को आप एक सिंगल वेव से भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए वेव पैकेट चाहिए फॉर ए लोकलाइज्ड पार्टिकल। तो अगर आप पार्टिकल को वेव से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जो ऑसिलेटिंग क्वांटिटी होती है क्वांटम मैकेनिक्स से, देखो जब भी कहीं पे कोई वेव है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑसिलेटिंग क्वांटिटी हमें चाहिए। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या ऑसिलेट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये ऑसिलेट करती है ना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करती है, आगे भी जाती है और इस तरह से वेरिएशन भी है। मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसे वाइब्रेट करती है और इस तरफ हमारी वेव ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे बच्चे जो ऑसिलेटिंग क्वांटिटीज हैं वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप एक पार्टिकल को वेव से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उस केस में जो ऑसिलेटिंग क्वांटिटी होती है हमारी उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड, जो डिपेंड करेगी कि पार्टिकल कैसा है। फ्री पार्टिकल है तो डिफरेंट होगा केस। अगर पार्टिकल के ऊपर आपने कोई फोर्स लगा दी, अब फोर्स भी अलग अलग तरह की हो सकती है। कांस्टेंट फोर्स के लिए अलग होगा वेव फंक्शन। अगर हमारी फोर्स वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेव फंक्शन डिफरेंट आएगा। अगर हमारी फोर्स पोजीशन के साथ वेरी कर रही है और पोजीशन के मान लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होती है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर इस तरह का पार्टिकल है, इस तरह की फोर्स लग रही है, तो उसको बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये प्रॉब्लम आने वाले लेक्चर्स में हम पूरी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल यहाँ तक जाएंगे। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन एटम में हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स। वो फोर्स कौन सी है? कूलम फोर्स, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज दिस रेडियस। तो अलग अलग तरह की फोर्सेस हमारे पास हो सकती हैं। अब एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल, जिसकी आप एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन एक टाइम पे नहीं बता सकते, जहां पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी होल्ड करता है। उस केस में आपको जो क्वांटिटी चाहिए उस पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस सिंबल को ना साई बोला जाता है। और इस सिंबल से रिप्रेजेंट करके जो भी हमारे पास फंक्शन आएगा, बेसिकली कोई मैथमेटिकल फंक्शन होगा, किसी भी तरह का मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है। कैसा फंक्शन होगा? फोर्स पे डिपेंड करेगा। फोर्स किस तरह की है? फोर्स अगर जीरो है उसको बोल देंगे फ्री पार्टिकल। उस केस में जो हमारा फंक्शन है कुछ डिफरेंट तरह का आएगा। आज हम फ्री पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन कैसा होता है ये भी देखेंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर एक छोटा सा पार्टिकल है, उस पर फोर्स लग रही है अलग अलग तरह की, तो उसके वेव फंक्शन अलग अलग तरह के होंगे। वंस यू गेट द वेव फंक्शन, आपने वेव फंक्शन फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड करते हैं वेव फंक्शन हम? बेसिकली एक वेव इक्वेशन भी यहाँ पे आएगी। वेव फंक्शन अगर है जो इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करने वाली वो वेव फंक्शन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना? जैसे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में आपको पता है ना कि जो एक्स होता है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये हमने ऑलरेडी एसएचएम में पढ़ा है। तो ये जो एक्स है बेसिकली इट इज ऑसिलेटिंग क्वांटिटी। इस तरह से पार्टिकल है, वो पार्टिकल हमारा इस तरह टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो उस केस में अगर एक्स ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। या कोई भी एक्स जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम बोलते हैं कि वो उस पार्टिकल का एक्स है जो एसएचएम कर रहा है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास कोई वेव फंक्शन है और वो एक इक्वेशन जिसको बोलेंगे, इसको भी ड्राइव करेंगे इस यूनिट के अंदर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत फंडामेंटल लॉ है नेचर का। इसको कहीं से ड्राइव नहीं कर सकते, इसको हम ड्राइव करेंगे। मतलब इसको ना हम, मतलब इट इज फंडामेंटल। ये ऐसा नहीं होता कि एक लॉ से दूसरे को डिड्यूस कर लिया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे साई इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमारा पोटेंशियल आया करेगा या फोर्स की जो टर्म है वो इस इक्वेशन में आया करेगी। फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके
साई फाइंड करेंगे। तो वंस यू गेट साई फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर का साई फाइंड करना है हमें, वेव फंक्शन, हमें हाइड्रोजन एटम के केस में वेव फंक्शन कैसा होता है, किस तरह का मैथमेटिकल फंक्शन होता है, वो फाइंड करना है हमें। अगर फ्री पार्टिकल है वो तो आज ही करेंगे, फ्री पार्टिकल मतलब जिसपे फोर्स जीरो लग रही है उसका वेव फंक्शन कैसा होता है वो फाइंड करना है हमें। अगर फोर्स कांस्टेंट लग रही है, जीरो फोर्स का मतलब फोर्स लग नहीं रही, लेकिन अगर किसी पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, ये मैंने वैसे काफी बड़ी वैल्यू ले ली, बट अगर कांस्टेंट फोर्स लग रही है उस केस में वेव फंक्शन की फॉर्म कैसी होगी उसको हमें फाइंड करना है। तो इस तरह से हम अलग अलग सिचुएशंस में ना वेव फंक्शन को फाइंड करते हैं। वेव फंक्शन को फाइंड करने का मतलब है वी नीड टू सॉल्व दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द पर्टिकुलर फोर्स। जब हम इसको सॉल्व करके वेव फंक्शन फाइंड कर लेते हैं, फिर जब आपके पास एक बार वेव फंक्शन आ जाए, वहां से हम फिर एनर्जी, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, अगर पार्टिकल रोटेशनल मोशन में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में ना हम एक एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी फाइंड नहीं कर सकते, हमेशा हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मान ले हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है, प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट भी थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अब वैसे आपको अभी ये चीजें समझ आ रही हैं, लेकिन अगर हम बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग चले तो हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है इट इज 0.533 एंगस्ट्रॉम, है ना, इतनी होती है। तो ये बोहर बोलता है इतनी ही होती है, इसको हम बोहर थ्योरी में कैलकुलेट भी करते हैं। वहां पे हम बेसिकली जो क्लासिकल थ्योरी ही लगाते हैं, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम होता है कंजर्व्ड होता है, क्वांटाइज्ड होता है, वो वाली कंडीशन लगा के L इज इक्वल टू एच, एच क्रॉस लिख लो, है ना, एन एच क्रॉस, ये कंडीशन लगा के और डी ब्रोगली वेवलेंथ इसकी क्वांटाइज करके जो आप +2 में करते हो, हम इस केस में ये हाइड्रोजन एटम के केस में उसकी रेडियस फाइंड करते हैं। लेकिन बोहर कहते हैं कि ये रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट की। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में सॉल्व करेंगे, जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां पे हम रेडियस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब है कि रेडियस की जो मोस्ट लाइकली वैल्यू है, मतलब अगर आप 1000 बार ऑब्जर्वेशन करेंगे, रेडियस को मेजर करेंगे, तो उसमें से ये वाली वैल्यू ज्यादा बार आएगी, है ना। तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटिटीज होती हैं उनकी हमेशा प्रोबेबिलिटीज होती हैं, और फिर अगर प्रोबेबिलिटी है, रेंज ऑफ वैल्यूज है, तो वहां से जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं। वो भी कैसे कैलकुलेट करते हैं लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। तो मोटी मोटी कहानी ये है कि अगर साई मिल जाए कहीं से वेव फंक्शन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके, तो वहां से हम साई को यूज करके कुछ ऑपरेटर्स डिफाइन करके, मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, पोजीशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला होता है, वहां से हम ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब अगर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को सॉल्व करना है भाई साहब, तो वेव मैकेनिक्स के अंदर आपको सबसे पहले वेव फंक्शन फाइंड करना होगा उस पर्टिकुलर फोर्स के लिए। अब हम थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं जो अभी हमने चीजों को समझा। तो इस तरह से हम समझेंगे कि अगर जनरल सेंस में बात करें, इन जनरल साई इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। किस तरह का लेते हैं हम इसको, जैसे a प्लस आयोटा b, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, x और t का फंक्शन। इट इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। अभी मैं बताऊंगा कैसा। अच्छा, साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इस तरह से स्टार लगा के लिखते हैं हम। तो उसमें क्या करते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज करके हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको बता देता हूं, फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन कुछ इस तरह का होता है। इसको अभी हम ड्राइव भी करेंगे, लेकिन ये जो फंक्शन है ये आपने +1 में भी करा हुआ है, मैं इसको भी ड्राइव भी करूंगा। तो ये देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर सा है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, माइनस आयोटा की जगह माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये ना फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन होता है, हम इसको अभी ड्राइव करेंगे। चलिए, तो अब वेव फंक्शन का ना वैसे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं, बेसिकली ये उस पार्टिकल के साथ रिलेटेड है, बट हम वेव फंक्शन को यूज करके अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हैं जिनको ऑब्जर्वेबल्स भी बोलते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है साई इंटू साई स्टार का।
मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल क्वांटिटी होगी। इस क्वांटिटी को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वेव फंक्शन आ जाए, उस वेव फंक्शन को आप साई साई स्टार कैलकुलेट करें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगा। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें इस तरह से, अगर हम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई इंटू साई स्टार कर दें तो इसका आंसर ओवर द होल स्पेस, अगर x का फंक्शन है तो यहाँ dx आएगा और ये हो जाएगा 1। मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो ओवर द होल स्पेस तो आंसर 1 आना चाहिए। क्यों 1 आना चाहिए? क्योंकि पार्टिकल कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट है। तो ये जो क्वांटिटी है साई साई स्टार, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं साई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मोड लगा के उसका स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी है इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला जाता है। इसका बहुत फिजिकल सिग्निफिकेंस है। एज सच वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता नहीं। यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसको हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं, जो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। इसका मतलब भी समझाऊंगा आपके साथ। हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे जिसमें हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करते होते हैं। तो अगर आपको बोला जाए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है तो आप इसको स्टेट करेंगे इस सिंपल से फॉर्मूले को। अब हम फ्री पार्टिकल की बात करते हैं, उसका वेव फंक्शन देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके पहले, फिर मैं फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन बता रहा हूँ अभी आपको। चलिए, तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया। अभी हम फ्री पार्टिकल की बात करेंगे। फ्री पार्टिकल ऐसा पार्टिकल जिसको हम एक वेव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। देखिए, अगर मान लें हमारे पास एक पार्टिकल है, उसका उसकी वेव डी ब्रॉगली वेव इस तरह से है। वैसे मैंने आपको ये चीज बताई है कि इस तरह की वेव हो नहीं सकती। किसी रियल सिचुएशन में हमें वेव पैकेट चाहिए होता है पार्टिकल को वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। वेव पैकेट कुछ इस तरह का होता है, जो हमने रिसेंट लेक्चर्स में भी समझी थी ये चीज, कि बेसिकली इट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स। तो उनकी सुपरपोजिशन के बाद हमारे पास वेव पैकेट आता है। लेकिन इन द वेरी सिंपल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन जिसमें पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रही, इट इज जस्ट मूविंग, तो उस केस में अगर मान ले पार्टिकल की वेलोसिटी v है, ये उसकी वेव है, यहां से लेके यहां तक इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है। वेव इज मूविंग अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब देखिए क्या है कि ओरिजिन पे जो पार्टिकल है वो इस तरह से सिनोसॉइडल मोशन करता है। अगला वाला पार्टिकल अपना सिनोसॉइडल मोशन करता है। यहाँ पे जैसे ही डिस्टर्बेंस जनरेट हुई, वेव के केस में आपने पढ़ा हुआ है, जैसे ही डिस्टर्बेंस यहाँ पे जनरेट हुई, ये पॉइंट ऊपर गया, वो डिस्टर्बेंस इसमें से ट्रेवल करके आगे जाती है। तो ये पार्टिकल अगर मान लो ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे पहुंचा, वो डिस्टर्बेंस यहाँ से लेके किसी पॉइंट पी तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी? मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, तो मैंने एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी माना और यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस को जनरेट किया लाइक दिस। तो हम ऐसे यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस देते हैं, डिस्टर्बेंसेस देने से ऐसे वेव जनरेट होती है, तो ये तो आपको पता है। तो जो डिस्टर्बेंस अभी यहाँ पे मैंने जनरेट करी वो कितने टाइम बाद यहाँ पहुंचेगी? डिस्टेंस कितना? एक्स, वेलोसिटी कितनी? वी, तो कितने टाइम बाद पहुंचेगी? एक्स बाई वी। तो मैं पहले लिखता हूं, तो लेट द पार्टिकल एट ओ, अभी जो यहां पे है, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से अगर हम लिखना चाहते हैं एट एनी टाइम टी, वो आपको सिंपली पता है। तो पोजीशन उसकी जीरो है, टाइम टी पे लिखना चाहते हैं हम, तो वो सिंपली होगा जो भी इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मान लो यहां तक आ रहा है ये प्लस ए तक, ए साइन ओमेगा टी। बेसिकली ये यहाँ पे ऐसे ऑसिलेट करता रहता है और वो डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करती है, अगला वाला पार्टिकल भी ऑसिलेट करता है, अगला वाला भी ऑसिलेट करता है, उनमें कुछ फेस डिफरेंस होता है या टाइम डिफरेंस होता है, इस तरह से वेव बनती है। तो ये वो पार्टिकल है जो ओरिजिन पे है। अब ये सेम डिस्टर्बेंस यहां पे जब पहुंचेगी कितना टाइम लेगा? द डिस्टर्बेंस
at O reaches point P after x by v time, ठीक है। therefore द डिस्टर्बेंस, अब हम उसको लिखना चाहते हैं जो पी की डिस्टर्बेंस है। बेसिकली वेव एक डिस्टर्बेंस ही तो होती है जो ऐसे प्रोपेगेट करती है। तो डिस्टर्बेंस एट पी इज इक्वल टू द सेम डिस्टर्बेंस एट ओ which was at which was at time x by v seconds, सेकेंड यूनिट ले लेते हैं अर्लियर, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आ रहा है। इसका मतलब है कि जो डिस्टर्बेंस x बाई वी सेकेंड पहले यहाँ पे हुई थी, अब वो यहाँ हो रही है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट मैंने y यहाँ पे शो कर दिया। तो अभी हमें क्या करना है, देयरफॉर डिस्टर्बेंस एट p कैसे लिखा जाएगा, y x कॉमा टी, x और t का फंक्शन होता है वेव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे t को ना, इस t को रेड कलर से बता के दिखाते हैं आपको, इस t को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, देखें, a साइन ओमेगा, t की जगह क्या लिख देंगे, t माइनस एक्स बाई वी, क्योंकि वो एक्स बाई वी टाइम पहले वाली ही डिस्टर्बेंस है। तो अगर ये टाइम t पे है तो उससे एक्स बाई वी टाइम्स पहले जो डिस्टर्बेंस हुई थी वो यहाँ पहुंचेगी। तो अब ये हमारी जो इक्वेशन है ये इस वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, यू कैन सी सिनोसॉइडल फंक्शन है क्योंकि वेव की बात हो रही है। अब हमारा वेव फंक्शन भी फ्री पार्टिकल का कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि फ्री पार्टिकल तो वो है भाई साहब जो यहाँ पे है और उसकी ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, बस। इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर, इट्स द वेवलेंथ लैम्डा। मतलब ये बड़ी सिंप्लीफाइड सिचुएशन है आपको फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन बताने के लिए। इस वेव फंक्शन का वैसे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं, ये बड़ा सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए। जैसे हम यहाँ से ना मोमेंटम ऑपरेटर फाइंड करेंगे, एनर्जी ऑपरेटर फाइंड करेंगे, तो उस इन चीजों को डिफाइन करने के लिए हम इस सिस्टम को मानते हैं। तो जो हमारा वेव फंक्शन होता है, देयरफॉर फॉर ए फ्री पार्टिकल, हम वेव फंक्शन की जो फॉर्म है वो भी ऐसे ले लेते हैं, y x टी इज इक्वल टू, y की जगह ना साई लिख लेंगे आप, x टी इज इक्वल टू a साइन, अब ओमेगा टी अंदर भी जा सकता है, ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी एक्स, तो ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओमेगा बाई वी के होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसको 2 पाई बाई लैम्डा भी पुट कर लेते हैं हम, तो वो भी मैं यहाँ पे फॉर्म बना देता हूँ अभी। तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां तक पहले आप नोट डाउन करिए अपनी कॉपी पे, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि वेव फंक्शन ऑफ फ्री पार्टिकल इस तरह से लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी लिख लीजिए इसको। चलिए, तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ और हम आगे चलते हैं। ये हमारा काम हो गया, हम इसकी डिफरेंट फॉर्म्स बनाएंगे बस आज वेव फंक्शन की, और फिर हम कुछ कंडीशंस डिफाइन करेंगे जो एक वेव फंक्शन के लिए जरूरी है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। तो हमारे पास ये वेव फंक्शन है भाई साहब, तो वेव फंक्शन साई एक्स टी। अब ना इसकी अलग अलग फॉर्म्स भी लिखी जा सकती है, इसको चाहे आप ऐसे लिख लो, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, चाहे आप कॉज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आप इसको ये लिख दो, के एक्स आगे लिख दो, ओमेगा टी पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन और कॉज, आपको ये एक बेसिक फॉर्मूला पता होगा, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स इज कॉज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। मतलब इस फंक्शन का ई रेज टू पावर आयोटा एक्स का जो रियल पार्ट है वो कोसाइन फंक्शन होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो साइन फंक्शन होता है। अब हमें ना बहुत बार वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्वांटम मैकेनिक्स में काफी बार हमें करना पड़ता है। मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना पड़ता है, अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ता है, आगे जाके हम देखेंगे क्यों। लेकिन जब भी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे हमेशा क्या होगा, साइन का कॉस बन जाया करेगा, कॉस का माइनस साइन बन जाएगा, उनको हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। तो हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए इस वेव फंक्शन को इस एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, यूलर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसका बड़ा बेनिफिट रहता है, उससे
हमारी कैलकुलेशंस काफ़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो फॉर इजी कैलकुलेशंस we can write this function as a e raised to power iota kx minus omega t। तो ये फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन है। अब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी लिया जा सकता है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनेगा, तो ये बन जाएगा साई स्टार ए रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं, साई को भी ये मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या psi is equal to a e raised to power माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी बुक में ऐसे लिखा होगा आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, किसी किसी बुक में ऐसे लिखा होगा, तो ज्यादा फेमिलियर फॉर्म ये है, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्टली फिर मोमेंटम ऑपरेटर एनर्जी ऑपरेटर भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ तक फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन आप लिखिए, फिर हम आगे इसकी एक और फॉर्म एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद हम कंडीशंस देखेंगे कि वेव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या क्या जरूरी है। कोई भी वेव फंक्शन एक सुटेबल वेव फंक्शन है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, तो यहाँ तक पहले नोट करिए। तो अभी बड़ा मजा आने वाला है, क्वांटम मैकेनिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है इसको पढ़ाना। तो मैंने आज से काफी साल पहले पढ़ाया था, अब मैं फिर से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो अभी मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा थोड़ी देर फिजिक्स, मेरा दिल कर रहा था कि मैं बोर्ड पे स्टार्ट करूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस तरह से फिजिक्स पढ़ के आपको कैसा लग रहा है, बोर्ड पे पढ़ाना अच्छा लग रहा है, या जैसे मैं पहले डिजिटल पेन से पढ़ाता हूँ वो आपको ज्यादा बढ़िया लगता है। वैसे मैंने सोचा है कि जो प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं पेन से पढ़ा दिया करूंगा, प्रॉब्लम्स बार बार लिखनी पड़ती हैं, तो इस तरह की जो डेरिवेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम बोर्ड पे करेंगे। बाकी आप अपना फीडबैक दीजिए मुझे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम करते हैं इसकी एक और फॉर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन उस तरह से लिखा हुआ आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अलग अलग फॉर्म सारी। तो ये हमारा फंक्शन जो है इसी से बना लेंगे हम दूसरी वाली फॉर्म। तो किस तरह से लिखना है देखो, साई इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो जब हमें एनर्जी और मोमेंटम ऑपरेटर फाइंड करने हैं ना, तब वो फॉर्म अभी हमारे काम आएगी जो मैं लिखने वाला हूँ। तो हमारा जो साई है, इट इज ए ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ओमेगा को 2 पाई न्यू पुट करते हैं, के को 2 पाई बाय लैम्डा पुट करते हैं, 2 पाई न्यू टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें मोमेंटम बनाना है, यहाँ पे एनर्जी बनानी है, तो आपको पता होगा एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो न्यू तो यहाँ पे है, एच चाहिए, तो हम इसको एच से मल्टीप्लाई एच से डिवाइड कर देते हैं। और मोमेंटम बनाना है, मोमेंटम P इज एच बाय लैम्डा, बिकॉज जी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज एच बाय पी। ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यू को लिख दो E बाय एच, और लैम्डा को आप, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, उसको आप लिख दो एच बाय पी। तो यहाँ पुट कर देना इसको, तो ये बन गया साइज इक्वल टू ई रेस पावर माइनस आयोटा 2 पाई न्यू की जगह ई बाई एच टी माइनस, यहाँ पे 2 पाई ऐसे ही रहेगा, एक्स ऐसे ही रहेगा, लैम्डा की जगह एच बाई पी, तो लैम्डा नीचे है, एच नीचे चला गया, पी ऊपर चला गया, ऐसे लिख दो। अब ये जो h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई होता है ना, वो h क्रॉस पे लिख लेते हैं हम, h बार हम लिख लेते होते हैं h बाई 2 पाई। तो h डिनोमिनेटर में है, 2 पाई ऊपर है, इसलिए h क्रॉस नीचे आएगा, 1/h क्रॉस है ये। तो ये बन गया a ई रेस पावर माइनस होता ब्रैकेट स्टार्ट ई टी बाई एच क्रॉस माइनस पी एक्स बाई एच क्रॉस। ठीक है, एच बार एच क्रॉस, अब इसको बाहर लिख लो चाहे एच क्रॉस को आप, तो माइनस है अट्टा बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। ये भी फ्री पार्टिकल के वेव फंक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जो हमारे आगे जाके काम आएगी। तो इसको आपको डिड्यूस करना आना चाहिए फ्रॉम दिस फंक्शन। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए कॉपी पे फटाफट। चलिए, तो अभी नेक्स्ट हमारे पास है वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कैसे होते हैं, जिनको आप क्वांटम मैकेनिक्स में मान के चल सकते हो कि भाई इस तरह की वेव फंक्शन को हम सही मानेंगे, मतलब कुछ उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज हम लिख लेते हैं फटाफट।
वेल बिहेव्ड वेव फंक्शंस की इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है? देखिए, तो वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है ना? मतलब ये नहीं किसी टूट गया कहीं से, पार्टिकल जो मूव भी करेगा तो चाहे वो वेरी कर रहे हैं उसकी पोजीशन, बट इज कॉन्टिन्यूस टाइप, है ना? तो इसलिए वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। दूसरा, अब एक पार्टिकल एक टाइम पे एक ही जगह पे हो सकता है, तो इसका मतलब है कि वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए एट पर्टिकुलर एक्स एंड टी। इट इज सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको मैं लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की टर्म्स में लिखेंगे। तो एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी P can have a single value and it must be continuous। अब P कहां से आया? साई से। therefore psi must be single valued कहां पे? at a time t and position x and place लिख लो, एंड ए प्लेस, किसी प्लेस पे और किसी पर्टिकुलर टाइम पे सिंगल वैल्यू चाहिए, एंड ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस भी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है साई मस्ट बी नॉर्मलाइजेबल। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पार्टिकल कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा ना भाई साहब। तो अगर आप साई साई स्टार को इंटीग्रेट करें ओवर द होल स्पेस, आंसर मस्ट बी वन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो साई मस्ट बी normalizable, that is psi into psi star माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डीवी। वॉल्यूम के लिए मैंने करा क्योंकि हम सारे कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेंगे। यहाँ पे 3D में तीन कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, साई में भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो उस केस में उसकी इंटीग्रेशन ओवर द होल स्पेस मस्ट बी इक्वल टू वन। एंड द थर्ड कंडीशन फ्रॉम मोमेंटम कंसिडरेशंस। अब मोमेंटम का ये जो ऑपरेटर है ना हम बाद में करेंगे, लेकिन मोमेंटम कंसिडरेशंस से क्या कहती है कि पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई। ये ना मोमेंटम जब फाइंड करते हैं ना तो हमें साई को डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई या जेड। अगर एक्स और वाई, अगर वाई और जेड की तरफ है साई तो ये जो फंक्शंस आएंगे मतलब साई को डिफरेंशिएट करके आपके पास एक और फंक्शन आ जाएगा। अब वहां से मोमेंटम कैलकुलेट होता है। अब मोमेंटम भी तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मोमेंटम की एक टाइम पे दो वैल्यूज तो हो नहीं सकती। तो अगर मोमेंटम सिंगल वैल्यूड है तो उसके हिसाब से साई के डेरिवेटिव्स, पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू साई के डेरिवेटिव्स मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस एट ए टाइम एंड प्लेस। तो ये तीन कंडीशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब हम ना कुछ मॉडल सिचुएशंस भी बनाएंगे, जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, हम कुछ इस तरह की चीजें स्टडी करने वाले हैं। पोटेंशियल वेल बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट वेल। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे तो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन इस सिचुएशन में इस पॉइंट पे पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है। तो इस तरह के केस में अगर इनफाइनाइट का केस है तो ये हार्ड होती है, ये इनफाइनाइटली हार्ड वॉल्स होती है, इनफाइनाइटली हार्ड वॉल्स। ये एक मॉडल है सिस्टम को स्टडी करने के लिए। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम आने वाले चैप्टर्स में सॉल्व करेंगे। बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इसके लिए वहां से साई आएगा मेरे पास। अब साई की वैल्यू इस केस में कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि ये हार्ड वॉल है, यहाँ से इधर जाएगा तो साई जीरो हो जाएगा। तो हम वहां पे लिखा करेंगे, मतलब साई यहाँ पे अब्रप्टली चेंज हो रहा है, देयर इज अ शार्प चेंज इन द साई। बट यहाँ तो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूस है, मतलब शार्प चेंज इस तरह का चेंज नहीं आना चाहिए।
कि यहाँ पे कोई ऐसे वैल्यू है और अचानक से ये जीरो है, ऐसा शार्प चेंज नहीं आना चाहिए, है ना। बट ये मॉडल सिचुएशंस में है, रियल रियल सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता। रियल सिचुएशंस में जो वॉल्स होती हैं वो हार्ड नहीं होती, किसी भी बॉक्स की अगर हम वॉल्स की बात करें इन्फिनिटली हार्ड नहीं होती। तो वहां पे हो सकता है साई इस तरह से डैम्प करे बट वो कॉन्टिन्यूसली रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कई कई सिचुएशंस में इस तरह से अब्रप्ट चेंज आएंगे, बट हम उसको मान के चलेंगे, हम इसके अंदर ही साइन डिफाइन करेंगे, हम बाहर साइन डिफाइन नहीं करते। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट हैं रिलेटेड टू द वे फंक्शंस, जो हमारा आज का टॉपिक था इस लेक्चर का। तो आने वाले लेक्चर्स में अभी हम नेक्स्ट क्लास में एक्सपेक्टेशन वैल्यूज क्या होती हैं, कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। चलिए जाते जाते आपको एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का छोटा सा क्वेश्चन करवा देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको थोड़ा समझ आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिए एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो अगर मैं कभी रब कर दूं जल्दी तो प्लीज आप वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके वहां से लिख लीजिए सारा कुछ जो भी आप लिखना चाहते हो नोट्स में। अब एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ जी, कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उसका साई ये सिंपल ए एक्स है। ठीक है, ये उसका साई है। कहाँ से लेके कहाँ तक, 4 x = 0 to 3, ये x की वैल्यूज है। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी of finding the particle from x is equal to, for let us say 1 to 2। तो 0 से 3 तक साई ऐसे एग्जिस्ट करता है। देखिए सिंपल साई एक मैथमेटिकल फंक्शन है। अब ये जो साई दिया है कुछ इस तरह का है। अब ये रियल सिचुएशन में ऐसा हो नहीं सकता, बट चलिए इस एग्जांपल को समझ लेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। तो ए इसकी स्लोप है बेसिकली। तो अभी हमें फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें जस्ट साई इंटू साई स्टार डी एक्स करना है फ्रॉम x1 टू x2। अब ये तो एक रियल फंक्शन ही दे दिया। रियल एक्चुअल सिचुएशंस में कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, बट प्रॉब्लम समझने के लिए हम इस तरह का कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन e⁻x हो सकता है, ax² हो सकता है, log x हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है मैथमेटिकल फंक्शन, जस्ट और कुछ नहीं है ये। तो यहाँ पे अभी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो साई स्टार भी इस केस में सेम ही आएगा कि रियल फंक्शन है। तो हम जस्ट लिमिट्स पुट करेंगे, x1 मतलब 1 to 2, साई इंटू साई स्टार बन जाएगा साई स्क्वायर, जो बन जाएगा a² x² dx। a² बाहर, x³/3 सॉल्व कर लेंगे, a² 2 a² 3, यहाँ आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब विच इज 7। तो 7/3 a² इज आंसर। तो मतलब यहां से कहीं से ये 0 है हमारा, ये 3 है। तो इस रीजन में 1 से 2 पे पार्टिकल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/3 a² है। a इसकी स्लोप है, a बढ़ा दोगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट, सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो हम अपनी अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। बोर्ड से पढ़ना कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट 2 मैं फिनिश करवाऊंगा जल्दी से जल्दी। यूनिट 3 जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं वो मैं अभी नहीं करूंगा, आफ्टर 3 और 4 मंथ्स उसको शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपके कमेंट्स आएंगे कि सर इसको भी कंटिन्यू करिए साथ साथ, तो मैं साथ साथ फिर इसकी वीडियोस भी बनानी शुरू कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।